हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की। ये इससे पहले 12 क्लासें हो चुकी, आज ये 13 क्लास है। इससे पहले 12 क्लासें कंप्लीट हो चुकी, आज ये 13वीं क्लास है। आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखिए, देन विल बी स्टार्ट दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कर चुके हैं, 300 से आगे हैं। पहला क्वेश्चन से आज, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अनुच्छेद 317 में कहा गया है। 317 में कहा गया, सिद्ध और कदाचार के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी भी सदस्य को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है। जैसे कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा जो होती है उसका सृजन या उसको कैसे शुरू किया जा सकता है, संविधान में संशोधन करके, कि कार्यपालक आदेश द्वारा, कि संविधान की धारा 312 के जो संविधान का अनुच्छेद जो 312 है के अंतर्गत संकल्प पारित करना होगा, कि कानून द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 312 में कहा गया है, यदि राज्यसभा के जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित करके, बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर देती है राज्यसभा, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि नई नई जो होती है संघ, नई अखिल भारतीय सेवा का वो सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का ये सृजन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए, तो संसद क्या हो सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिक होते हैं बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, चयन करता है कि नियुक्ति करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अखिल भारतीय सेवा कार्मिक जो होते हैं, जो उनको क्या करता है कि यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, वो क्या करता है, इनका चयन करता है। क्या करता है, चयन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। कौन सी भारत में अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती आईएएस वो भी है, आईपीएस इंडियन भारतीय पुलिस सर्विस से पुलिस सेवा ये भी है, आईएफएस आईएफएस जो होती है इंडियन फॉरेन सर्विस ये, और आईएफएस होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये भी होती है। लेकिन भारतीय विदेश सेवा जो होती है, भारतीय विदेश सेवा जो होती है ये एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्या है, ये एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इसको क्या किया गया था, ये विदेश सेवा जो थी अधिनियम जो अखिल भारतीय का सेवा के अधिनियम जो 1951 के तहत इसे अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत इसे विदेश सेवा को शामिल नहीं किया गया था। तो आप उसके अंदर ये क्या हुआ था, इसका उल्लेख नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, गोरवाला रिपोर्ट में, अशोक मेहता समिति में, कि एयरप्लेन रिपोर्ट में। तो ये बात की गई है, लोकायुक्त और लोकपाल के संस्थाओं की स्थापना की जो सिफारिश की गई है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में की गई है। किसमें, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है,
अगला जो प्रश्न है, भारत में आम चुनाव। अब यहाँ से निर्वाचन अध्याय नंबर निर्वाचन के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के आधार पर कि सामान्य प्रतिनिधित्व के आधार पर? तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि संसद के जो प्रत्येक सदन होते हैं और तथा राज्य के जो विधानमंडल के सदन होते हैं, उनके जो निर्वाचन होते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 305 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत कि अनुच्छेद 320 के तहत? तो अनुच्छेद 320 के तहत, 324 के तहत चुनाव आयोग का क्या किया गया था? चुनाव आयोग का गठन स्थापित किया गया था। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग जो होता है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, वृत्तिगत प्रतिनिधान को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को, भूभागीय प्रतिनिधित्व को? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वो भूभागीय प्रतिनिधित्व का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की विशेषता है? यह पद्धति जो होती है, यह पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफायती होती है। इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता है। इससे विधानमंडल में स्थित बहुमत प्राप्त होता है कि उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च करना होता है। तो इससे क्या कहा गया है कि इसमें एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की जो विशेषता होती है, इससे विधानमंडल में स्थित बहुमत प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसकी एक विशेषता होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? जो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां 52 संविधान अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या किया गया था? दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो 1985 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस समय कहा गया था अगर 1/2/3 नहीं 1/3 सदस्य किसी पार्टी में अलग पार्टी बना लेते हैं या किसी अन्य पार्टी में जुड़ जाते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब 52वां संविधान संशोधन के बाद में फिर 86 संविधान संशोधन जो पास होता है, उसमें कहा जाता है कि अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे और वो दल बदल के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अर्थ होता है? ऐसा कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचा हो, वोट देने का अधिकार होता, अमीरों को वोट देने का अधिकार होता कि केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार? तो मताधिकार का जो अभिप्राय होता है वोट देने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में वोट देने का पहले जो अधिकार था वो कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989-88 में आया, 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो अमेंडमेंट आया उसके द्वारा
क्या किया गया, जो 26 व 21 वर्ष से आयु के लोग थे उनकी जो वोट देने की थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और अनुच्छेद 326 जो था उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो अभी बताया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मतदान देने की जो न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मताधिकार एक प्रकार से है, क्या है, प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रकार से प्रक्रिया है कि जो वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, कि सर्वव्यापक जो होता है, क्या होता है, सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार होता है। यहाँ पर रावण लिखा है गलत, प्रौढ़ क्या होता है, प्रौढ़ विशेषाधिकार की बात करता है। क्या करता, प्रौढ़ विशेषाधिकार की, कि एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। तो इसमें कौन सा मताधिकार का अभिप्राय होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होता है, एक विधि है जिसमें वोटर अपने वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधि सरकार को उपबंधित करती है, सरकार को उपबंधित करती है, क्या करती है, उपबंधित करता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप होता है वो, कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, की प्रत्यक्ष लोकतंत्र, की ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। तो जिसमें सरकार का प्रतिनिधि जो होता है वो उपबंधित करता है, वो सरकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है जिसने अपने कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 6% जो मत होते हैं वो प्राप्त कर लिया हो। इसमें कहा गया, इसमें कौन राजनीतिक दल होगा? राजनीतिक दल की बात की गई है, राजनीतिक दल की बात की गई है। तो राजनीतिक दल की बात की गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों में, की राजधानी में, कि 4 या अधिक राज्यों में, कि सभी राज्यों में, कि सभी राज्यों में। तो कोई भी दल है वो 6% जब मत प्राप्त करता है, तो 6% जब मत प्राप्त करता है, 6% मत प्राप्त करता है, तो वो कहाँ कहाँ प्राप्त करता है? राजधानी में, 2 या अधिक राज्यों में, 2 या अधिक राज्यों में, कि राजधानी में, कि राजधानी में, राजधानी में, कि 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, या सभी राज्यों में। तो उसे क्या होता है, 2 या अधिक राज्यों में उसे क्या होता है, 2 या अधिक राज्यों में उसे मत प्राप्त करने होते हैं। 6% जो मत प्राप्त करने होते हैं, 2 या अधिक राज्यों में उसे मत प्राप्त करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या कहा गया है, राजनीतिक, ओहो सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई। इसमें जो कहा गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात की गई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है जिसने अपने कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, या सभी राज्यों में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी राइट आंसर है, 4 या अधिक राज्यों में मत प्राप्त किया हो। 4 या अधिक राज्यों में मतों को जब उसने प्राप्त किया हो तभी उसे क्या होगा, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तभी उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि
कब जब्त कर ली जाती है? जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह जीतने में असफल हो जाता है, या जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है, कि जब वह कुल मतदान की 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। तो कहा गया लोकसभा अथवा विधानसभा की चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जा सकती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कि कानूनी अधिकार है, कि नैसर्गिक अधिकार है? तो संसद के चुनाव में मत देने का जो अधिकार है, एक ये कैसा है? एक ये कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 326 में कहा गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को वयस्क मताधिकारों को जो वोट देने का जो अधिकार है वो एक कानूनी या विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? भारतीय जनता पार्टी ने, कि जनता पार्टी ने, कि जनता दल ने, कि समाजवादी पार्टी ने? तो ये पार्टी दी थी जनता पार्टी ने। किसने दी थी? जनता दल ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जनता दल ने 2 प्रधानमंत्री दिए थे, क्योंकि 11वीं लोकसभा जो थी, 11वीं लोकसभा में जनता दल से कौन थे? HD देवगौड़ा थे। HD देवगौड़ा थे, जो 324 दिनों तक रहे थे। 324 दिनों तक रहे थे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल रहते हैं। गुजराल रहते हैं, वो 332 दिन रहते हैं। ठीक है। और ये कब से कब तक रहते हैं? 11वीं लोकसभा जो होती है 1996 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें कौन सा है? बाड़मेर जो राजस्थान का है वो है, कि अरुणाचल जो होता है अरुणाचल प्रदेश का वो है, कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का है, कि उत्तरांचल पूर्व उत्तराखंड का है? तो इसमें जो कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो है लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम संस्थापक थे वो किसके थे? पेरियार EV रामास्वामी नायकर, आचार्य विनोबा भावे, किसी राजगोपालाचारी, की महात्मा गांधी? तो द्रविड़ कड़गम जो थे वो संस्थापक थे पेरियार EV रामास्वामी नायकर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम थे, कि सुकुमार सेन थे, कि GV मावलंकर थे, कि के स्वामीनाथन थे? तो देखो के स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। GV मावलंकर प्रथम क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। लेकिन प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? जो दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? पहले तो सुकुमार सेन थे, लेकिन दूसरे निर्वाचन कौन थे? सुकुमार सेन थे, कि SP सेन शर्मा थे, कि KB सुंदरम थे, कि स्वामीनाथन थे? स्वामीनाथन थे। तो कौन थे? के सुंदरम जो थे ये द्वितीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, कि राष्ट्रपति करता है, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा
वो राइट आंसर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को जो पद की जो शपथ होती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा, कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो राज्यपाल को जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि राज्यपाल को जो शपथ होगी वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी, जबकि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसी के साथ में ये मेरी क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।